चलें आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ से कि अगर लोअर पोल की सर्जरी करें, ठीक है, तो लोअर पोल की सर्जरी करें तो कौन सी नर्व जाएगी? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जाएगी। और अगर अपर पोल की करें, सॉरी एक मिनट, चलें, तो अगर कहते हैं कि अपर लोब की थायराइड की सर्जरी हो तो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व का ज़्यादा खतरा है जाने का। इंफीरियर थायराइड आर्टरी की है तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जाएगी। लोअर पोल की सर्जरी की है तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जाएगी। लेफ्ट लोअर लोब की है तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जाएगी। मतलब लोअर पोल की है तो अपर पोल की है तो एक्सटर्नल लेरेंजियल जाएगी, और लोअर पोल की है तो रिकरेंट लेरेंजियल जाएगी। बस इंफीरियर लोब है तो रिकरेंट, इंफीरियर है तो रिकरेंट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व कंपनी सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी? सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी के साथ इंटरनल लेरेंजियल नर्व जाती है, और सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व जाती है। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई है ना, ये तो देखी हुई है ना हमने कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ जाती है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, और सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी के साथ जाती है इंटरनल लेरेंजियल नर्व। सही है। आगे एक और बात आप देख लें, जो इनकी वेनस ड्रेनेज है ना, ये अगला एमसीक्यू है कि उसमें हम देखेंगे कि जो 3 वेन्स आपको नज़र आ रही है, ये लोअर थायराइड वेन, इंफीरियर थायराइड वेन्स, मिडल थायराइड वेन्स और सुपीरियर थायराइड वेन्स। जो सुपीरियर और मिडल थायराइड वेन्स है वो ड्रेन करती है इंटरनल इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर, जबकि जो इंफीरियर थायराइड वेन्स है वो डायरेक्टली ड्रेन करती है ब्रेकियोस्फेलिक के अंदर। तो इसमें यही आ गया कि ये आई गेस आगे आएगा, तो फिलहाल बल्कि वो देख लेता हूँ एक मिनट। ये देखें, इंफीरियर थायराइड वेन्स जो है वो ड्रेन करती है ब्रेकियोस्फेलिक के अंदर, सुपीरियर और मिडल ड्रेन करती है इंटरनल जुगुलर के अंदर। ये कुछ चीज़ें प्री ट्रैकल फेशिया हम लोग देख चुके हैं ना। थायराइड जो है वो प्री ट्रैकल फेशिया के साथ उसी में होता है, जिसकी वजह से आई गेस मैंने नहीं दिखाया, एक मिनट। ये है अपने पास। अब सीन क्या है कि ये लाइक नेक का सेक्शन है, नेक के जो फेशिया होता है ना सारा, उसको कहते हैं, जो नेक का सारा अंदर जो डीप फेशिया उसे कहते हैं डीप सर्वाइकल फेशिया। 3 पार्ट्स होते हैं इसमें मेजर। अपने पास ये तीनों पार्ट्स अहम हैं। जो ये साइड बाहर वाला है इसे इन्वेस्टिंग लेयर कहते हैं। जो ये ब्लू नज़र आ रहा है, ब्लू कलर का, ये है अपने पास प्री ट्रैकियल। और जो जो अपने पास ये ऑरेंज कलर की है ये है प्री वर्टिब्रल। सही है। तो रेड वाली होगी इन्वेस्टिंग लेयर डीप सर्वाइकल फेशिया की, प्री ट्रैकियल, प्री वर्टिब्रल। जो प्री ट्रैकियल लेयर है ना ब्लू कलर की, इसी के अंदर अपने पास ये देखें आप कि इसी के अंदर आप थायराइड ग्लैंड जो है ना इसी के अंदर ही साथ अटैच होता है। तो एज अ रिजल्ट ये ना ट्रैकिया के साथ फिक्स हो जाता है। तो डिग्लूटेशन जब स्वेलिंग करते हैं तो उसमें जो ट्रैकिया मूव करता है उसमें फिर ये थायराइड भी मूव करता है। ये बात आपने एक याद रखनी है। बाकी चीज़ें जैसे जैसे आएंगे हम देखेंगे। एक बात आपने ये याद रखनी है कि अब ये देखें, जो इन्वेस्टिंग लेयर है, जो ये बाहर वाली लेयर है, ये कैसे बनी हुई है? ये यहाँ पीछे से ना ट्रेपीजियस मसल को कर रही है एन कवर, फिर सिंगल लेयर बन जाती है, फिर ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड को कवर कर रही है, फिर ये सिंगल लेयर बन जाती है। सही है। तो ये जो मसल है अपने पास स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, ये मास्टोइड से लेकर आ रही है इधर तक ना, इसको कवर करेगी। पीछे होता है ट्रेपीजियस मसल, इसको कवर करती है, फिर इस वाले को और इस वाले को। बाकी साइड बाकी में सिंगल है। ये बात आपने याद रखनी है। ये बाद में काम आएगी, जब आएगी तो मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें बस वही है कि जो प्री ट्रैकियल फेशिया है थायराइड, उसके अंदर होता है प्री ट्रैकियल फेशिया की वजह से थायराइड रेगुलेटेशन के अंदर मूव करता है। हाँ, कहते हैं अगर प्री ट्रैकियल लेयर में होगा इन्फेक्शन तो वो एंटीरियर मेडियास्टिनम में जा सकता है। सही है। अगर जो कोई स्वेलिंग और नेक है जो कि ना स्वेलिंग के साथ मूव कर रही है, तो मतलब लाइक कोई एब्सेस वगैरह है, तो वो किधर है? वो प्री ट्रैकियल फेशिया के अंदर है। ये बात तो सिंपल सी थी ना। तो एंटीरियर मेडियास्टिनम में कैसे जा सकता है? लाइक, सॉरी,
उसमें ऐसे जा सकता है कि ये देखें, आप ये देखो, ये अपने पास प्री ट्रैकियल फेशिया, तो ये यहाँ से आगे ये तरह मतलब नीचे जाएगा ना यहाँ, तो हार्ट के आगे एंटीरियर मेडियास्टिनम पड़ा होता है, ये योटा और ये इधर एंटीरियर मेडियास्टिनम पड़ा है, तो यहाँ से जा सकता है, मतलब इन शॉर्ट सिंपल सी बात है। एक और बात आती है, वो हम अभी देख लेते हैं। वो कहता है जो प्री वर्टिब्रल फेशिया ना, प्री वर्टिब्रल फेशिया याद है, ये वाला जो अपने पास वर्टिब्री के गिर्द है, जिसने वर्टिब्री के जो मसल्स हैं, डोर्सल मसल्स हैं, सारे जो डीप मसल्स हैं, उनको एनक्लोज किया हुआ है ना। तो इन्हीं के मतलब सवाल आता है कि अगर प्री वर्टिब्रल फेशिया में होगा अपने पास कोई इन्फेक्शन, तो वो जाता 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 सुपीरियर मेडियास्टिनम में चला जाएगा। सुपीरियर मेडियास्टिनम मतलब जो ये मेनोब्रियम स्टर्ना ही है ना हमारा, ये जो रिज है, इसके इस लेवल से ऊपर ऊपर जो है ये सुपीरियर मेडियास्टिनम है, इससे नीचे वाला इन्फीरियर मेडियास्टिनम है। तो सुपीरियर मेडियास्टिनम में जा सकते हैं। आप देखें इसी में तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये अपने पास मेनोब्रियम स्टर्ना ही है और ये उसका लेवल है यहाँ तक। तो ये तो वैसे ही जो सारा फेशिया प्री वर्टिब्रल जा रहा है वहाँ तक, तो यहाँ से आपको वैसी बात समझ आ जाएगी। अच्छा, कहते हैं थायराइड लिम्फ ड्रेन कहाँ करते हैं, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में करते हैं। ये रिफ्लेक्सेस आ गई, ये तो अपने वैसे रटा ये अच्छा है। जो ये राइम इन्होंने दी हुई है ना, इसमें सिंपल है कि 1 2 मतलब बकल माई शू, 3 4 किक द डोर, 5 6 पिक अप स्टिक्स, 7 8 ले देम स्ट्रेट, और 1 2 टेस्टिकल्स मूव्स। तो सिंपल है, लाइक S1 S2 जो है बकल माई शू, 1 2 बकल माई शू, तो उसमें एक्लीज रिफ्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, 3 4 किक द फ्लोर, इसमें नी किक द डोर, इसमें नी रिफ्लेक्स आ जाएगा या पेटेलर रिफ्लेक्स आ जाएगा। 5 5 6 बाइसेप्स आ जाएंगे, पिकअप स्टिक्स, और 7 8 ले देम स्ट्रेट, तो इसमें ट्राइसेप्स आ जाएगा, उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। L1 और L2, तो ये टेस्टिकल्स मूव, तो ये आप वैसे याद रख सकते हैं। तो ये आप याद कर लें तो बेहतर है। अब अपने पास आ गया कि हाँ, यहाँ कहता है कि ये भी अपनी याद रखना है कि मैंने तो ऐसे याद किया कि लाइक 1 5 अगर आएगी, तो 1 5 आएगी तो भागो, लाइक पुलिस को है ना, उसका कोड है, तो 1 5 आ रही है तो भागो, तो 1 5, तो इसमें L5 है और S1 है। तो आप न्यू याद करें, लाइक जो फुट, जब भागना है तो आपको फुट पे भागते हैं, तो S1 है वो भागने में मदद देती है किसमें, टोज पे, टिप, हाँ टिप टोज पे, और जो L5 है वो इधर हील पे भागने में मदद देती है। सही है। तो मेजर मेजर बता रहा हूँ कि इसमें L5 मेजरली इन्वॉल्व है, इसमें S1, असल में ये L5 उन मसल्स को सप्लाई करती है ना जो कि लाइक जिन्होंने करवानी होती है, डोर्सिफ्लेक्शन करवानी होती है। और S1 ये जो हमारे बैक में मसल होते हैं, नीचे लेग के ना, तो सोलियस और गैस्ट्रो कुछ मसल्स हैं, वो उनको सप्लाई करती है, जो कि टिप टोज पे वॉक करने में मदद देते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अब करते हैं S1 1 2 बकल माई शू, एंकल रिफ्लेक्स। ये कह रहा है कि 5 शैटिक नर्व कंप्रेशन हुई है, 5 में आपको बताया कि अगर उस क्या होगा, वीकनेस ऑफ डोर्सिफ्लेक्सर्स ऑफ फुट। ठीक है, जो डोर्सी मतलब जो अपवर्ड फ्लेक्सर करवाते हैं ना, आपको बताया 5 जो है वो हील पे चलवाते हैं, तो उनका मसला आएगा। तो कहता है अगर एंकल जर्क चला गया है तो 1 2 S1 S2, नी जर्क 3 4 किक द डोर, हैवी ऑब्जेक्ट को उसने उठाया, और अब लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स S1, एंकल रिफ्लेक्स लॉस्ट S1, एंकल जर्क नर्व कंप्रेस्ड लॉस ऑफ फर्स्ट सैक्रल। अच्छा, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स में कौन से रिसेप्टर्स आते हैं, नोसिसेप्टर्स। अच्छा, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो विथड्रॉल रिफ्लेक्स को कहते हैं, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स भी से कहते हैं। इसमें ये यही होता है कि कोई नोसिसेप्टर, कोई पेनफुल स्टिमुलस होगा, कोई पिन प्रिक हुई है, आग पे हाथ लगाए, गर्म चीज को हाथ लगाए, तो वो नोसिसेप्टर्स के थ्रू वो रिसेप्टर्स होते हैं। विथड्रॉल रिफ्लेक्स भी फ्लेक्सर रिफ्लेक्स को ही कहते हैं। और ब्रेन स्टेम नॉट फंक्शनिंग विच फंक्शन इज स्टिल स्पेयर्ड विथड्रॉल रिफ्लेक्स, मतलब ये तो एक रिफ्लेक्स ना, तो इसका ब्रेन स्टेम से तो ताल्लुक है ही नहीं। पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क, क्रीमेस्टाइक रिफ्लेक्स जो है ये भी पॉलीसिनेप्टिक है। जितने भी हम लोगों ने ये किया ना,
ये वाले रिफ्लेक्सेस, ये सारे हैं मायोटैक्टिक रिफ्लेक्सेस। सही है, क्रीमेस्टाइक नहीं, सॉरी, ये वाले ऊपर वाले मायोटैक्टिक रिफ्लेक्सेस, मतलब ये जो हम लोगों ने स्ट्रेस रिफ्लेक्सेस कुछ पढ़े थे ना, वो तो आपको याद ही होगा, तो ये वही है, स्ट्रेस रिफ्लेक्सेस हैं, और ये सारे मैंने कहा था कि ये मोनोसिनेप्टिक होते हैं। सही है, सिंगल सिनेप्सिस होता है इसमें, जबकि जो क्रीमेस्टाइक रिफ्लेक्स है और जो जो अपने पास फ्लेक्सर रिफ्लेक्स है, ये पॉलीसिनेप्टिक है। तो वो भी आपको वैसे आइडिया तो है ही कि मोनोसिनेप्टिक और पॉलीसिनेप्टिक में क्या होता है डिफरेंस। तो ये है कुछ, ये मोनोसिनेप्टिक है कि लाइक वही स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो होता है, और नी जेट दिखाई हुई है, और ये विथड्रॉ रिफ्लेक्स दिखाया हुआ है, ये पॉलीसिनेप्टिक है। इसमें आप देखेंगे तो लाइक ये मल्टीपल न्यूरॉन्स से होकर उसके बाद आगे जाता है ना, तो इसलिए हम आगे चलते हैं। फिर वो कहता है, हाँ, इन रिफ्लेक्स आर्क विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, वैसे रिफ्लेक्स आर्क के अंदर मतलब मेजरली तो कोई आपको पता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का रोल नहीं है, लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स ना मॉड्यूलेट कर सकता है रिफ्लेक्सेस को। वो इस तरह, मतलब वो इस तरह करता है कि जो आपका कॉन्शियस पार्ट है ना, वो मतलब सवाल मेन ये है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो रिफ्लेक्स आर्क को इफेक्ट कर सकता है। तो अगर आपको याद हो, लाइक हम लोग मोस्टली वार्ड्स में क्या करते हैं कि पेशेंट से जब करवा रहे होते हैं, कोई रिफ्लेक्स करवा रहे होते हैं, एंकल जर करवाते हैं, नी जर करवा रहे होते हैं, तो उसमें ना समटाइम्स हम उन्हें कहते हैं, कुछ मैन्युवर्स कहते हैं कि लाइक ऐसे करो, तो उनका ध्यान बैठाने, मतलब किसी और तरफ भटाने के लिए ना, तो उसकी वजह ये है कि वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कॉन्शियस लेवल, कॉन्शियस ब्रेन है ना हमारा, वो कंट्रोल कर सकता है, लाइक मसल्स को स्टिफ कर देगा फिर कुछ ऐसे, तो मॉड्यूलेट कर सकता है वो रिफ्लेक्सेस को, तो इसलिए उसको हम लोग वो इफेक्ट खत्म करते हैं और उसके बाद रिफ्लेक्स करवाते हैं। तो सेरिबेलम नहीं, लिम्बिक सिस्टम नहीं, ब्रेन स्टेम नहीं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का वो पार्ट है जो कि रिफ्लेक्स आर्क को मॉड्यूलेट करते हैं। अच्छा, पेशेंट वाज डायग्नोज्ड एज केस ऑफ कोड कंप्रेशन, तो एंकल नी रिफ्लेक्सेस वाज एग्जैगरेटेड और ये सब कुछ, बाइसेप्स टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट। सही है, तो कौन सा लेवल है, लाइक नीचे उसने बता दिया कि लोअर मोटर न्यूरॉन में, तो अपर, सॉरी, नीचे उसने बता दिया कि अपर मोटर न्यूरॉन लीन हुई है एंकल के नी की, और जो बाइसेप्स नहीं काम कर रहा है उसमें एब्सेंट है, तो वहाँ लोअर मोटर हुई है। तो कौन सी है वो बाइसेप्स को पता है? 5 6 पिकअप स्टिक्स। नी जैक जो है वो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है, इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है, मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं, जो स्ट्रेस रिफ्लेक्स सारे जो है उनको मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं। पुलिसमैन को गोली लगी, अब उसका नी रिफ्लेक्स नहीं काम कर रहा, 3 4 किक द डोर काम नहीं कर रहा। इंटरनल जुगुलर सब क्लेवियन ज्वाइन टू फॉर्म ब्रेकियोस्फेरिक, ये तो आपको लाइक जनरल नॉलेज है ना कि लाइक ब्रेकियोस्फेरिक दो होती हैं, ऊपर से इंटरनल जुगुलर आती है और यहाँ से सब क्लेवियन मिलकर बनाती हैं ब्रेकियोस्फेरिक, इंटरनल जुगुलर और सब क्लेवियन मिलकर बनाती हैं ब्रेकियोस्फेरिक। हाँ, ये कुछ आगे है कि रेट्रोमैंडिबुलर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। रेट्रोमैंडिबुलर joins with which vein to form external jugular vein? सही है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म, यहाँ हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये अपने पास है ना, ये क्या है, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, लाइक आपने सिर्फ अभी स्किन उतारी है, फैट उतारा है, अभी आपने मसल्स को टच इतना खास नहीं किया, तो उसमें आप देखोगे प्लेटिज्मा वगैरह तो उतारना ही है। तो ये आप देखो, ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल पड़ा है हमारे पास, ये वाला मसल, तो इसके ऊपर ना एक यहाँ से एक वेन आ रही है पोस्टीरियर आरिकुलर, और एक मैंडिबल से आ रही है रेट्रो, उसके पीछे से रेट्रो मैंडिबुलर, पोस्टीरियर आरिकुलर और रेट्रो मैंडिबुलर मिलके बना रही है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन फिर नीचे जा रही है ना, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड के ऊपर से होती हुई।
तो ये अपने पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर आ गई, ये अपने पास रेट्रोमैंडिबुलर आ गई और ये बन गई एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक बात ये उसने पूछी हुई है। दूसरी बात उसने पूछी हुई है कि जो उसने ये पूछा हुआ है कि जो अपने पास इंटरनल जुगुलर वेन है ये कहाँ से कहाँ तक रन करती है। तो ये तो लाइक आपको पता होना चाहिए कि ये काफ़ी लंबी होती है। ये एयर लोब्यूल से लेके यहाँ से लेके नीचे जाती जाती है और जाती है स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड, सॉरी स्टर्नम, ये जो स्टर्नोक्लेविकुलर जो जंक्शन है, जॉइंट जो है ये पूरी आपको नज़र आ रही है। उसके अलावा उसने पूछा हुआ है कि देख लेते हैं, ये बात आपको समझ आ गई रेट्रोमैंडिबुलर वेन। हाँ, एक बात ये पूछी हुई है कि रेट्रोमैंडिबुलर जो है वो कैसे बनती है। तो इसके लिए इमेज शायद मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, तो आप ये याद वैसे ही कर लें कि जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है ना, ये एक सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन, यहाँ से 2 वेन्स आती हैं, टेम्पोरल टेम्पोरल और मैक्सिलरी वेन। ये मिलके बनाएगी रेट्रोमैंडिबुलर और ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर के साथ मिलके बनाएगी एक्सटर्नल जुगुलर। तो ये आपको बता दिया, ये आपको बता दिया। पोर्टल वेन और पोर्टल वेन आपको ये पता है, सुपीरियर मेसेंटेरिक और सुप्लेनिक वेन, ये तो आपको आइडिया है ही कि मेरे पास इसके लिए इमेज भी होगी। वैसे आपको आइडिया होगा इसका, कुछ इमेजेस मिसप्लेस हो गई हैं आई गेस। हाँ ये रही। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिंपल सी बात है, वैसे तो स्प्लेनिक वेन है और ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है, ये दोनों मिलकर हेड ऑफ पैनक्रियाज, जो नेक ऑफ पैनक्रियाज है उसके पोस्टीरियरली ये पैनक्रियाज पड़ा है, उसके पोस्टीरियरली पोर्टल वेन बनाती है। तो उसने यही बात पूछी हुई है, ये बात सिंपल है। और जो मैं आपको बता रहा था कि ये देखें, ये अपने पास आ गया सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, और यहाँ से आगे से आती है मैक्सिलरी, वो दोनों मिलकर बनाती है क्या, वो दोनों मिलके ये पेरोटिड बनाती है रेट्रोमैंडिबुलर, और वो फिर वो यहाँ से ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर के साथ मिलके बनाएंगे अपने पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन। तो ये बात भी होगी, ये बात भी आपको मैंने बता दी है। आगे चलते हैं। और ये तो आपको पता ही है ना कि लाइक ये उसी के लिए था कि इंटरनल जुगुलर और ब्रेकियोस्फेलिक मिलके बनाती है, सॉरी सब क्लेवियन मिलके बनाती हैं ब्रेकियोस्फेलिक। और कैरोटिड्स का आपको आइडिया है, वो तो अच्छे से आपको पता होगा कि क्या सीन होता है कि लाइक आर्च ऑफ एओर्टा होती है, उसमें से 3 निकल रही होती है, एक 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 ब्रेकियोस्फेलिक निकल रही होती है जो कि राइट इंटरनल कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन देती है, और जबकि जो लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन जो है वो डायरेक्टली निकलती है ना आर्च ऑफ एओर्टा से, ये तो आपको आइडिया होगा ही। तो ये एमसीक्यूज आगे आएंगे, बस हमने डिस्कस कर लिए हैं। बिहाइंड नेक ऑफ पेनक्रियाज में सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन स्प्लेनिक वेन मिलके बनाती है पोर्टल वेन, और इंटरनल जगुलर वेन जो है वो एयर लोब्यूल से स्टार्ट होती है और स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट तक जाती है, ये हमने देख लिया। ब्रेकियोस्फेरिक ट्रंक इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ राइट इंटरनल, और ये इनके ब्रेकियोस्फेरिक वेन इज फॉर्म्ड बाय सबक्लेवियन इंटरनल जगुलर वेन, ट्रंक गिव्स राइज टू, ये आ गई राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लेवियन, ठीक है ना, ये उसकी बात हो रही है। इंफीरियर थायराइड वेन्स, ये भी हमने देख लिया था, ब्रेकियोस्फेरिक वेन में ड्रेन करती हैं, और मिडल और सुपीरियर जो है वो इंटरनल जुगुलर में ड्रेन करती है। एक्सिलरी वेन इज फॉर्म्ड बाय, तो इसमें ये सीन है कि ये जो अपने पास ना आर्म आर्म की वेन्स हैं, तो आपको आइडिया होगा यही गैस कि इसमें जो ऊपर रन करी होती है 2 सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, ऊपर वाली को सिफेलिक कहते हैं, नीचे वाली को बेसिलिक कहते हैं। एक डीप होती है जो मतलब लाइक डीप वेन है हमारी आर्म की, उसे हम कहते हैं ब्रेकियल। तो जो ब्रेकियल है और बेसिलिक है, ठीक है, ब्रेकियल और बेसिलिक ये मिलके बनाती हैं एक्सिलरी, और फिर एक्सिलरी बनती है सब क्लेवियन। यहाँ आपको साफ नजर आ रहा है, ये बेसिलिक सुपरफिशियल है और ब्रेकियल डीप है, ये मिलके बनाएंगी एक्सिलरी और फिर एक्सिलरी सब क्लेवियन बनती है। तो ये लास्ट एमसीक्यू था कि एक्सिलरी वेन इज फॉर्म्ड बाय बेसिलिक वेन बिना कमिटेंटेंस ऑफ ब्रेकियल वेन। हाँ, जैसे अब ये 2 सवाल है, ये आपने रट्टा ही मार लो तो बेहतर है। तो सिंपल सी बात है कि जब कहते हैं जो जुगुलर वेन है, इंटरनल जुगुलर वेन की बात हो रही है ना, जो मोटी सी हमने देखी थी, इंटरनल जुगुलर वेन जो कहते हैं जुगुलर फोरामेन से के अंदर होती है, तब इसके एंटीरियरली क्या पड़ा, तब इसके, हाँ, एंटीरियरली क्या पड़ा होता है, और जब ये फ़ौरन बाहर निकलती है जुगुलर फोरामेन से, तब इसके एंटीरियरली क्या पड़ा होता है। तो सिंपल सी बात है, जुगुलर फोरामेन के अंदर
इसके आगे पड़ी होती है एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व है, मैंने आपको 2 मसल्स बताए थे ना जिनको इन्वेस्टिंग लेयर कर दी थी, डीप सर्वाइकल फेशिया की इन्वेस्टिंग, वो रेड वाली, वो एक स्टेनोक्लेडोमास्टोइड था, एक ट्रापेजियस था। एक्सेसरी नर्व ना इन दोनों मसल्स को सप्लाई करती है, और ये आगे एमसीक्यूज आएँगे, सही है? और ये कहाँ पड़ी होती है? ये जो इंटरनल जुगुलर वेन है, जब वो फोरामेन के अंदर होती है, तब उसके बिल्कुल एंटीरियरली पड़ी होती है एक्सेसरी वेन, रट्टा मार लें। और जब वो बाहर निकल आती है तो उसके फ़ौरन आगे पड़ी होती है इंटरनल कैरोटिड। वैसे तो मैंने एक इमेज इसके लिए ढूँढी थी, लेकिन मैं सही बताऊँ मुझे इसके लिए ख़ास इमेज नेट और एटलस से नहीं मिली। गूगल पे मैंने आई गेस सर्च नहीं किया या फिर क्या वजह। ये देखें, ये नेट पे ही है। इस पे आप देखेंगे तो ये है ना, जो ग्रीन है ये है इंटरनल जुगुलर वेन। तो इसके आगे सामने आप देख सकते हैं ये पड़ी हुई है अपने पास इंटरनल कैरोटिड। तो बस इधर से याद कर लें, आगे चलते हैं। ये हो गया कि इंटरनल कैरोटिड होती है आर्टरी, और जब वो फोराम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है और जब फोरामेन के अंदर होती है तब एक्सेसरी नर्व होती है। ये दोनों पॉइंट्स हो गए। अच्छा, इसमें ये है कि सिंपल सी बात है, वो कहता है कि स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल है ना हमारे पास ये वाला, उसके ऊपर एक लाइपोमा पड़ा है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इस जॉइंट से ऊपर, लाइक यहाँ करके पड़ा है एक लाइपोमा। और एक केस में वो कह देता है कि अगर उसके, ये तो हो गया ना इसकी, एक एक उसने कह दिया एंटीरियर सरफेस पे पड़ा है, एक उसने कह दिया पोस्टीरियर सरफेस पे पड़ा है। तो अगर एंटीरियर सरफेस पे पड़ा है तब क्या, कौन सी वेसल को वो, लाइक अगर उसको कोई ट्यूमर श्यूमर है, कोई मास है, तो मास इफेक्ट की वजह से वो कौन सी वेसल को एंगोर्ज करेगा। तो आपको पता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो तो हमें पता है ना कि ऊपर से जारी होती है। अ, ये तो हम लोगों ने देखा है, अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि ये देखें, ये जो अपने पास आ गया, क्या कौन सा मसल, नहीं तो स्केल नहीं आगे। ओके, ओके, ये तो यहाँ से तो क्लियर हो जाएगा हमें। अब देखें कि लाइक हम, ये अपने पास स्टेनोक्लेडोमास्टोइड है और मैं कहूँ कि इसकी जो एंटीरियर सरफेस पे कौन सी वेन रन करी है, तो एक्सटर्नल जुगुलर है, इसको उतार दो, इसको हटा लो इस तरह, और उसके नीचे कौन सी रन करी है, तो वो तो इंटरनल जुगुलर वेन कर रही है, लेकिन उसने ना यहाँ बात की है, यहाँ सबक्लेवियन आर्टरी पड़ी होती है, उसका सेकंड पार्ट पड़ा होता है। तो एक्चुअली वो बताना चाह रहा है, लेकिन मैं दिखा नहीं पाया उसे। लाइक आप जिस तरह ठीक है ना, कुछ रट्टा भी मारना पड़ेगा, वैसे नहीं है। चलें कंटिन्यू करते हैं, इतना टाइम नहीं है। कंटिन्यू करते हैं। तो मतलब समझ आ गई ना कि अगर वही एंटीरियरली उसने पूछा है कि पेशेंट है उसकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे अगर है तो कौन सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी को करेगा इन्वॉल्व, और अगर वो कहता है एंटीरियर सरफेस पे है स्टेनोक्लेडोमास्टोइड की तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन जाएगी। तो ये रट्टा मार लें बस। अब फेशिया एनक्लोजिंग मैसेटर मसल, फिलहाल इतना ही करते हैं।